देश को दो जगहों से बदला जा सकता है। एक बिल्कुल नीचे मजदूर, किसान, क्रांतियां, और एक ऊपर से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पेशेंस, परसिवियरेंस, डेडिकेशन। ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा आईएएस। मैक्सिमम लोग थक के हार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। और ये जो राजेंद्र नगर है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहां पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगा। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूस लेता है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। टफ है यार, यूपीएससी का एग्जाम टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम टफ है। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रिपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना देगा। लबासना से शुरू नहीं होता यूपीएससी का ट्रेनिंग, यहां से शुरू होता है, प्रिपरेशन से। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है गाइस, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बागडोर संभालनी है। और यूपीएससी आपको कुछ सोच कर चुनेगा, आपको उसकी सोच को समझना है। जब अंग्रेज गए थे ना भारत छोड़कर, तो दूसरा, रेलवे के अलावा जो दूसरा बेहतरीन चीज छोड़कर गए थे वो था यूपीएससी। तो और कंफ्यूज हो गया मैं यार। और क्या कंफ्यूजन है यार? ये बोल यार, ऐसे कैसे आईएएस बनेगा तू? हाँ? और एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा इससे यार, देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? समझाया यार, ये आदमी जहां जाएगा उस स्टेट को तो फेल स्टेट कर देगा। एक आईएएस जनता का नौकर होता है। जब बन जाओगे ना, तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। ये फैक्ट है। पर संदीप भैया, बहुत सारे लोग तो पावर के लिए आईएएस बनते हैं। देख भाई, पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। तो ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? भाई संदीप भैया, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है। पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। मैंने भी यही कही थी भी। इसमें एक चक्कर और है, देश की सेवा तो और कोई कर रहा है। चाय वाले से लेकर बड़ा बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन से लेकर स्पिरिचुअल गुरु, किसान, टैक्स पेयर, टैक्स तो सभी देते हैं। हाँ, सब देते हैं। भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू? वाह बता। और संदीप भैया, ये भी तो देश सेवा का ही एक तरीका है। तरीका तो है, पर तेरी जगह अगर कोई और आईएएस बनेगा तो वो भी यही करेगा, सेम एज यू थिंक। तो फिर तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? तेरे अंदर कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज आईएएस, होगा ना? क्या करेगा बता? क्या अलग करेगा?
तरीके से कभी सोचा नहीं है इस सवाल को। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इंटरव्यू से ज्यादा तुम्हें क्लियर होना चाहिए आईएएस क्यों बनना है। ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबसना से ना, यही प्रिपरेशन से शुरू होती है। सब्जेक्ट जो है ना गर्लफ्रेंड जैसा होता है। जिस लड़की में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप खुश ही नहीं रह पाओगे ना, ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन जिस लड़की में आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना टाइम दोगे, उतना प्यार देगी। सही? हाँ, सब्जेक्ट है। सोचो। और ये फालतू बातें हैं जो टॉपर ने ले लिया, वो सब्जेक्ट ले लिया, या फलाने सब्जेक्ट में कम या ज्यादा मार्क्स आते हैं। भाई सही से पढ़े हैं, सब में मार्क्स आवेंगे। ये बात टॉपर समझते हैं, इसलिए टॉपर्स बने। तुम लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो अपनी इंजीनियरिंग की या बैंकिंग की या कोई और नौकरी छोड़कर आए होंगे। आए हो छोड़ के? किसने कहा था? किसने कहा था इस हीरोपंती के लिए कि अच्छी खासी चलती हुई जॉब छोड़कर आ गए यहां पढ़ने के लिए? जरूरी नहीं है कि बनी जाओगे आईएएस। नहीं छोड़नी चाहिए थी जॉब। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ कि जॉब जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्त। लेकिन हम लोग बस यूं ही आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन खैर चलिए साहब, क्या कर सकते हैं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सिर्फ ये सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये सब पढ़ना पड़ता है खुद को ऐसा मोटिवेट करने के लिए। मेरे जैसे कई लोगों को ना बदल के रख दिया है इन 3 लाइनों ने। ध्यान दिया, अभी ध्यान देना। बुरी सुन रहा है? सुन रहा। कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता है, कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तबीयत से। यार ज्ञान मत देना। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। यहां तक कि मुझे तो लगने लगा यार लक्ष्मीकांत मेरे कोई खासम खास दोस्त हैं। ये जीसी लियोंग, बिपिन चंद्रा मेरे चचा हैं। इकोनॉमिक सर्वे और स्पेक्ट्रम दूर के रिश्तेदारों के ताने देते हैं कि यूपीएससी है, इतना आसान नहीं है। रोज सेम खाना खाता हूं मैं टू सेव टाइम, फिर भी सिलेबस है कि खत्म नहीं हो रहा है। मूवीज और क्रिकेट देखने से संन्यास ले रखा है मैंने। नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। 3rd वर्ल्ड वॉर के सपने आते हैं मेरे को मैडम, जो चाइना ने इंडिया में बम फोड़ दिया। ऐसे और 50 टेंशन है, फिर भी अपना नेवर से डाई एटीट्यूड अप रखना पड़ता है हमेशा। तुम कह रही हो मैं सीरियस नहीं हूं, मैं बहुत मेहनत ही नहीं है सर। इट्स अ हाई प्रिंसिपल जॉब। लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रही। अरे यार, सेमिनार था ना कोई आईएएस आई है? हाँ चल रहा है वो। तू गया नहीं? अरे नहीं, मुझे आपसे मिलना था और वहां जाके क्या ही होगा, पढ़ना तो खुद ही है। जाना चाहिए, उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काम आते हैं, इंटरव्यू में हेल्प करता है। छोड़ इसे, जा। ये वो कपड़े वगैरह धोने थे मुझको तो, और वो इंस्टीट्यूट वाले रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं वीडियो में देख लूंगा। बावे, क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखिए कभी, ज्यादा मजा आता है। एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस भी आते हैं, पर कोई कंफ्यूजन नहीं इस वाली होता। हेल्प के लिए थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन आपको रास्ता दिखाता है। मैम लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते मोटिवेशन को कैसे हम आप रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने खुद ही काफ़ी अटेम्प्ट्स लगाए क्लियर करने में। फियर और फ्रस्ट्रेशन इस जर्नी के फेलो पैसेंजर्स हैं और ये रहेंगे ही। तो अपनी जर्नी पे फोकस रखिए और फेलो पैसेंजर्स से बात करने की ज़रूरत ही क्या है। पर मैम इतने सारे फेल अटेम्प्ट्स के बाद क्या कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब गिव अप कर देना चाहिए? हर रोज लगता था कि गिव अप कर दूं, और शायद कर भी देती, एक्चुअली डेफिनेटली कर देती। पर उसी वक्त मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उस बात से मेरा एटीट्यूड 180 डिग्रीज फ्लिप कर गया। क्या आप वो बात सुनना चाहेंगे? तो एक स्टोरी सुनिए। 1981 में यूएस में एक
प्रोफेसर थे, सेरेमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और 10 दिन का वक्त दिया। पहले ग्रुप को उन्होंने ये टास्क दिया कि वो सिर्फ एक परफेक्ट मटका बनाए, सिर्फ एक। और दूसरी ग्रुप को ये टास्क दिया कि वो जितने हो सके मैक्सिमम मटके बनाए और क्वालिटी की चिंता बिल्कुल ना करें। दोनों ग्रुप्स ने अपना काम शुरू किया। 10 दिन बाद जब रिजल्ट्स आए तो खुद प्रोफेसर ही हैरान हो गए, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने न केवल पहले ग्रुप से ज्यादा मटके बनाए, बल्कि हर मटका was better looking, was almost perfect। सब सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। आप जानते हो ये कैसे हुआ? क्योंकि पहला ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी बात को लेकर अटका रहा कि एक मटका बनाना है, इसको परफेक्ट कैसे बनाएं। तो उन्होंने सारा टाइम परफेक्शन में ही गुजार दिया। जबकि दूसरे ग्रुप ने एक बार कोशिश की और बहुत बुरे मटके बनाए, पर उन्होंने उसको इंप्रूव किया और दोबारा कोशिश करके फिर से मटके बनाए। वो फेल हुए पर इंप्रूव करते रहे, और ऐसे ही अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन्होंने शानदार मटके बनाए। तो इसीलिए आप अपनी गलतियों से डरिए मत, भागिए मत। अपनी गलतियों से सीखिए, अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। जो फेल होता है ना, वही बता सकता है कि कहां गलतियां न करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। क्यों? एवरेज प्लेयर ही बोलते थे बेटा। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही IAS बनाता है। आप सब लोग पोएम्स तो पढ़ते होंगे मोटिवेट होने के लिए। तो मेरा एक फेवरेट पोएम, ये एक फेवरेट पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर दस्तवेज से उछालो यार। हाँ। तुम तो पूरा टाइम यहाँ पर क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हो। नहीं सर, सॉल्यूशंस भी तो लिखे हैं। जिनको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि तुमने आंसर सिर्फ एहसान करने के लिए लिखे, बस सॉल्यूशन लिखने को बोला, लिख दिया। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच। अब देखो, तुमने यहाँ पर मनमोहन सरकार की आधार योजना को एकदम से रिजेक्ट ही कर दिया। सर, क्योंकि मुझे लगता है आधार आने से लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। तो तुम्हारा सोल्यूशन ये है कि उसको इंप्लीमेंट ही ना किया जाए। नहीं, समझो कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, अगर वो आधार बिल को पास कर दे, फिर तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम प्राइवेसी इश्यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे इसको लोगों के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं। एज एन IAS ऑफिसर, यू आर एक्सपेक्टेड कि यू विल फाइंड सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव अप्रोच। समझ रहे हो बरखुरदार? केस स्टडीज में एग्जामिनर को थोड़ा इमोशनल कर सकते हो। तुम भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा करते हो। जस्ट लेस प्रैक्टिस एंड राइट अप्रोच आर योर प्रॉब्लम। चाहे आंसर आता हो या ना आता हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना सुसाइड है। स्टार्ट लिसनिंग टू पॉजिटिव एफर्मेशन। 753 rule of answer writing. Finish each answer in 7 minutes. Write 5 points related to keyword, then elaborate each point in 3 dimensions. मैंने ना खुद पे केस स्टडी की और ये रियलाइज किया कि आई कुड ऑलवेज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, यस, बट उतना काफ़ी नहीं। अगर मुझे IAS बनना है तो मुझे एक कदम आगे जाना पड़ेगा। मुझे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें बदलेंगी, सिस्टम बदलेगा। ब्यूरोक्रेसी का पर्पस सॉल्व तभी तो होगा भाई। बट ये सब करने का मोटिवेशन कहां से आएगा बता? तो यहां काम आती है पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स रिजल्ट्स। पॉजिटिव अप्रोच से चीजें बदलती हैं। मुझे अगर IAS बनना है तो एटीट्यूड मेरे अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच मेरी पर्सनैलिटी में होगी तो एग्जाम में अपने आप चमकेगी। मुझे तो सही में समझ में आ गया कि मुझे IAS क्यों बनना है। क्यों? क्योंकि मुझ में पोटेंशियल है, मैं चेंज ला सकता हूं। लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो कुछ तो करोगे ना।
प्लान भी नहीं है यार मेरे पास। प्लान भी होना चाहिए भाई अभिलाष, बहुत जरूरी है। भाई इससे बात प्रूव होती है यार, देश ना सिर्फ डिजर्विंग लोग नहीं चला रहे, कुछ चूतिए बैठे हमारे सर पे मालिक बन के उसकी तरह। भाई गुरी थोड़ा धीरे चला ना भाई। बैठा ना चुपचाप। अरे गुरी भाई वहां जाना था, गलत रास्ता है भाई। बैठा ना चुपचाप। लास्ट ईयर 1 नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया, 1.5 नंबर पूरा साल खा गया। 4 सालों का बर्डन है कुसुम पर। कोटी पहन लेने से उसका बर्डन थोड़ा कम होता है। क्या अर्जे, पर यूं पता नहीं था कि अंगूठी के साथ एक सवाल और आता है। इस बार ना निकड़ाते क्या करूंगा। पहले लोग पूछते थे, अब मैं खुद से पूछता हूं, इस साल ना निकड़ा तो क्या करूं। आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता, मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती ही। हेल्प तो मिलती, क्या बताऊं। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, कि कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। मकर जाओ रखे हैं। घरवालों को विश्वास है कि इस बार तो निकाल लूंगा। घना फोर्स किया, कोचिंग कर कोचिंग कर। मैंने विश्वास दिलवाया, मैंने कोचिंग की कोई जरूरत ना है, मैंने कर दिया। मैंने अब उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे, तो ना करिए इस साल। संदीप भैया, आपका कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी इज फॉर लूजर्स, समझा ना? प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है? बेचैन रातें भारी भारी थी, जगी आंखें, हर एक में पागलपन है। ये नन्हे सपने बोझ से लदे दिमागों में पनपने की हिम्मत कर ही लेते हैं। धूप का टुकड़ा अंधेरे सोए कमरों में उम्मीद जगाकर लौट जाता है। सीलन की गंध याद दिलाती है, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, सिर्फ अकेलापन है। सपने, धूप, गंध, हर एक में पागलपन है। ये पागलपन ही तो है जो हर एक को हर एक से जोड़ता है। हम थके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम बेजान नहीं हुए अभी तक, क्योंकि हर एक में पागलपन है, क्योंकि हर एक में पागलपन है।
की झोली में छोड़ कर ये यादें, आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो ना जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। तुझसे ही थी पूरी, जाना ये लेकिन देर से जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, वादों का ये धागा। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें। आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो ना जाना। खाली खाली हाथों बांधे, ठोकर खाकर बैरागी, ढूंढ पाया ना खुदा, रह पाया ना जुदा, ना कुछ भी तूने पाया। तेरा ये कैसा काटी तूने ख्वाबों की मेरे पतंग खुदा। तेरा ये कैसा सा मोह भंग खुदा, अभी था राज़ी मैं अभी तंग खुदा। हैं बातें ये ख्वाब जगा के, सताए रुलाए हमेशा, जैसे कोई बाती हो बुझ गई साथी, मिटाए हराए हमेशा, यूं ही सब बिखरा जाए। भारी भारी अखियां बूंदे, भारी सी ढूंढे दरिया जी, मिल जाएगा अगर मुँह छुपा लूं मैं उधर, तोड़ सबसे ही मैं नाता। ओ तेरा ये कैसा अनूठा ढंग खुदा, क्यों काटी तूने ख्वाबों की मेरे पतंग खुदा।
तेरा ये कैसा सा मोह भंग खुदा अभी था राजी मैं अभी तंग खुदा। मीटिंग की मैं बात कर लूंगा। कौन सी मीटिंग? सर आप पीएलसी साहब हैं और ये उनके सबॉर्डिनेट्स। संदीप भैया, आपको पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूँ जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहता हूँ। दुनिया के काम तो आ रहा हूं, पर एक दूरी में फंस गया हूं। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर आप पर गर्व करने वाला कोई नहीं। लोग तारीफ करते हैं, तालियां पीटते हैं, गालियां देते हैं, पर अंदर से एकदम खाली, जीरो। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। Kusun was my rocket. I lost her to achieve my heights. मुझे उसका हाथ पकड़े रहना चाहिए था, सच में। छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ा। आपको पता है, माँ बाप, प्यार, दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल। आपको पता है, पता होगा आपको, ह्यूमन बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए कान में फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड थी मेरा कुसुम। मेरी लाइफ से फ्लूइड खत्म हो गया, एम्प्टी। मुझे खुशी है कि हम देश के काम आ पा रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लाइफ का फुलफिलमेंट तो बैलेंस में है। पीएससी कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूज थे हम कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर प्लान बी का असली मकसद तो बैलेंस बढ़ाना है ना। हम कितने सेल्फिश थे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। दूसरों के फियर्स, दूसरों की अनसर्टेनिटीज, दूसरों के ईगोस हमने कभी मायने ही नहीं रखे। बस एक दिशा में चलते चले गए, वही हमारी दुनिया थी। अब मेरा गुरूर देखो, मैंने कुसुम को आज तक सॉरी नहीं बोलिया। काश मुझे एक मौका मिलता, कोई बताने वाला होता मुझे, कोई गाइड करने वाला होता। I lost my chance. Can't amend my mistakes. कितना आसान होता है चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना दिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं
हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने।